हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छा आपकी तरह अच्छे चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीए आईपीसीसी एडवांस काउंट ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के साथ। ओल्ड कोर्स के बच्चे की क्वेरी आ रही है कि सर आपने जो मैराथन निकाली है वो आपने न्यू कोर्स की निकाली है, तो एडवांस काउंट की मैराथन में प्लीज हमें दे दीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैराथन हमने इंटर अकाउंट एंड एडवांस काउंट की डाल रखी है वही आपके काम आने वाली है। आई मीन टू से आपके जो चैप्टर है साहब वो उन्हीं मैराथन में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ब्रांच, आपका डिपार्टमेंट, आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और 3 एएस 11 एएस 12 एएस 16, ये जो 6 टॉपिक हो गए ये आप इंटर अकाउंट के मैराथन से रेफर कर सकते हैं। बाकी टॉपिक आप इंटर एडवांस अकाउंट के मैराथन से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, दोनों की दोनों वीडियो का लिंक जो इंटर अकाउंट एडवांस अकाउंट वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और अगर आप उन लिंक पे जाएंगे तो प्रॉपर टाइम स्टैम्प लगी हुई है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, दो चैप्टर ऐसे हैं जो ना तो इंटर अकाउंट में है ना इंटर एडवांस अकाउंट में है। कौन कौन सा सर? एक आपका इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान देना, एक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैं क्या करता हूं, उनको मैंने ना पहले एक बार मैराथन के पेपर से रिकॉर्ड किया था, तो मैं वो दोनों टॉपिक इस वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं क्या करता हूं, उन्हें उन दोनों टॉपिक को मर्ज कर देता हूं। तो आपने क्या करना है, वो दोनों टॉपिक इस वीडियो से देखने हैं और बाकी आपने दो, मैं आपको लिंक दूंगा, एक इंटर अकाउंट का एक इंटर एडवांस अकाउंट का, बाकी टॉपिक आपने वहां से देखने, तो आपका कंप्लीट मैराथन तैयार हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हाँ जी, मैं फिर से जाते हुए बोलूंगा बेटा, आपने अच्छे से नंबर लेके आने हैं और पास होना है इस बार, और खूब सारी मेहनत करनी है। ठीक है, अब आप देखिए अपनी मैराथन। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कौन सा स्टार्ट कर रहा हूं? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए। कोई भी कंपनी जब भी अपना पब्लिक इशू लेके आती है तो एज पर कंपनी एक्ट अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया, एज पर कंपनी एक्ट अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है। हालांकि एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको 100% अंडरराइटिंग कराना मैंडेटरी है। ठीक है बेटा, लीगल बातें बहुत सारी बोलने के लिए, लेकिन नहीं, हम अपने काम की बातें करेंगे। और बेटा इस चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस चैप्टर में बेटा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि जहाँ जहाँ बच्चा गलती करता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कराऊंगा नहीं, सारा कराऊंगा, A to Z कराऊंगा। 15-20 मिनट में ही लगते जर्नल इसमें। ठीक है सर, ज़्यादा लगे भैया 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगाएंगे, आप पूरी बात सुनो ध्यान से। ठीक, सुनिए, जब भी कोई कंपनी अपने यहां पे पब्लिक इशू लेके आती तो कंपनी को डर लगा रहता है कि अगर पब्लिक इशू फेल हो गया तो उसकी गुडविल खराब हो जाएगी, उसके प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे, और उधर इन्वेस्टर को डर लगा रहता है कि अगर कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उनके सपने फेल हो जाएंगे, और अगर कंपनी का पब्लिक इशू कैंसिल हो गया तो उन्होंने जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी उनके पास दूसरी जगह, वो वाली सेक्रीफाइस करके उन्होंने पैसे यहां पे लगाए, तो उनकी वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते साहब कि प्लीज प्लीज आप क्या करना, सब्सक्रिप्शन को फाइनल कर देना। इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बैठी हुई कौन? सर कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कहती है कि आपको 90% सब्सक्रिप्शन कराना है। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ पे अंडरराइटिंग करती है। ठीक है, तो अंडरराइटिंग क्या होता है सर? अंडरराइटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कमिटमेंट करता है कंपनी के साथ कि अगर पब्लिक ने आपका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो वो शेयर ले लेगा। 9% का चक्कर खत्म बेटा। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली सब्सक्रिप्शन के लिए 100% अंडर रिटर्न कराना पड़ता है आपको, और हाँ, एक पार्शियल अंडर रिटर्न का क्वेश्चन भी होता है जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो अभी तक के क्वेश्चन में आपने मान के चलना साहब कि आपने क्या करना है, ये कुछ मैंने समझा रखा बच्चों को, और मेरा अभी अभी दिल कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दोबारा लिख के समझाते हैं, लगेगा टाइम तो लग जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अंडरराइटर क्या करता साहब, जब भी पब्लिक इशू आता तो कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि अगर पब्लिक ने शेयर नहीं लिए तो वो शेयर ले लेगा। इसलिए साहब अंडरराइटर इसके अंदर क्या करता, कमीशन लेता। ठीक है, अब कितने शेयर पब्लिक ने लिए उसका हिसाब किताब खुद कंपनी रखेगी, और जितने के लिए अंडरराइटर ने क्या कहता, जितने के लिए क्या कहता, अंडरराइटर ने गारंटी दी थी उसमें से कुछ वो शेयर जो पब्लिक से किसके पास आए, कंपनी के पास आए, उसका बेनिफिट अंडरराइटर को दे देगी। मतलब अंडरराइटर की लायबिलिटी कम कर देगी। और जब अंडरराइटर की लायबिलिटी कम कर देगी, ये लिखा रहने देते क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, याद आ गया कि उधर फॉर्मेट भी है। अंडरराइटर क्या करेगा, गारंटी देगा, और उस केस में क्या करेगी कंपनी, अंडरराइटर की लायबिलिटी को रिड्यूस कर देगी साहब। उस लायबिलिटी को रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उतने शेयर अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। इसके लिए कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है। आइए स्टेटमेंट कैसे बनाती है साहब। सबसे पहले वो कहता है ग्रोस लायबिलिटी। बेटा मेरी बात सुनते रहना, ये सारे चीजें मैंने यहाँ लिख रखी, अगर जरूरत पड़े तो नीचे से पढ़ा दूंगा, नहीं तो ऐसे बोल दूंगा। और ठीक है,
ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है कमिटमेंट गिवन बाय अंडरराइटर टू द कंपनी कि अगर शेयर पब्लिक ने नहीं लिए तो उतने शेयर अंडरराइटर ले लेगा, ठीक है। अब जो पब्लिक से शेयर आते हैं वो दो तरीके से आते हैं साहब। पहला तरीका, डायरेक्ट पब्लिक क्या करती है, कंपनी को कहती है कि लो इतने शेयर दे दो, ठीक है, मतलब अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट किसको दे देती है, कंपनी को दे देती है साहब। अगर पब्लिक डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन कंपनी को दे देती है तो उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आती है, पब्लिक से ही आती है लेकिन थ्रू अंडरराइटर आती है। कई बच्चे हमें गलत रीड करते हैं, वो कहते हैं अंडरराइटर से एप्लीकेशन आ गई। नहीं बेटा नहीं, अंडरराइटर से एप्लीकेशन नहीं आती, एप्लीकेशन पब्लिक से ही आती है, लेकिन जो रूट होता है वो थ्रू अंडरराइटर होता है। पता कैसे लगेगा कि अंडरराइटर से आई है डायरेक्ट आई है, बेटा पता लगेगा कि अंडरराइटर अपनी स्टैम्प मार के दे देगा, तो वो कौन सी एप्लीकेशन होगी, मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो आपने कमिटमेंट कर रखी थी मैक्सिमम लायबिलिटी की, अब उस लायबिलिटी को आपने क्या करना, रिड्यूस करना साहब। किससे, उन एप्लीकेशन से जो आपके पास आई है। अगर मैं बात करूं मार्क्ड एप्लीकेशन की, तो मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करेंगे साहब, बेनिफिट दे देंगे इंडिविजुअली। मतलब मान लेते हैं 3 अंडरराइटर है और हमने क्या किया साहब, 5 लाख का पब्लिक इशू किया और तीनों अंडरराइटर ने 2-2 लाख की गारंटी दे दी साहब। 2 लाख 2 लाख और 1 लाख की गारंटी दे दी, 5 लाख 2-1 की रेशो में आ गया। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी आ जाएगी साहब, 2 लाख 2 लाख 1 लाख, ठीक है। अब मेरे पास जो शेयर आए साहब, मेरे पास क्या आए हैं, शेयर्स आए हैं साहब, मैं कंपनी हूं और जो शेयर आए हैं पब्लिक से, पहले मैं क्या करूंगा, मार्क्ड एप्लीकेशन देखूंगा, उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को दे दूंगा। मतलब अगर राम के नाम एप्लीकेशन आई तो राम को, श्याम के नाम आई तो श्याम को, मोहन के नाम आई तो मोहन को, गोपाल के नाम आई तो गोपाल को। मतलब अगर मेरे पास 3 अंडरराइटर है तो अंडरराइटर में मैं देखूंगा कि ए की स्टैंप लगी, बी की या सी की। जिसकी स्टैंप लगी साहब मैं उसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए कहलाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन को इंडिविजुअली बेनिफिट देना, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे मान लो ए के नाम एप्लीकेशन कितनी आई, 60,000, बी के नाम आई 190, सी के नाम कितनी आई 35,000, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती साहब जिसपे नाम नहीं लिखा होता, मतलब स्टैंप नहीं लगी होती, किसकी, अंडरराइटर की। अगर अंडरराइटर की स्टैंप नहीं लगी होती तो उस केस में उनको क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो बेनिफिट दिया जाता है हमेशा कैसे दिया जाता है साहब, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में या इन द रेशो एज मेंशन इन द क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसका बेनिफिट हमेशा एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। एग्रीमेंट के हिसाब से, मैं फिर से बोलता हूं, क्या वर्ड बोला मैंने, एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब है कि जैसा क्वेश्चन ने कह रखा, अगर क्वेश्चन साइलेंट कैसा दिया जाएगा, हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड एक और होता साहब, उसका नाम होता है फर्म अंडरराइटिंग। आइए बेटा, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है क्या, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि अंडरराइटर कंपनी के साथ पहले ही कमिटमेंट कर लेते, एग्रीमेंट कर लेते कि भैया चाहे पब्लिक आपसे शेयर ले या ना ले, इतने शेयर तो हम लेंगे ही लेंगे। तो जितने शेयर के लिए वो पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं उसे मैं क्या बोलता हूं, फर्म अंडरराइटिंग बोलता हूं। उसे मैं क्या बोलता हूं, फर्म अंडरराइटिंग। बोलिए, जितने शेयर के लिए क्या करेंगे साहब, अंडरराइटर कंपनी के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा कि उतने शेयर तो उसने लेने ही लेने हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट जर्नली, देखिए माल का बेनिफिट हमेशा इंडिविजुअली दिया जाता है, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट जर्नली इंडिविजुअली दिया जाता है। लेकिन कुछ केस में सर ये ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में आता। कब कब ये ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में आता, मैं एक बार इस स्टेटमेंट को पूरी कर लूं फिर मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। चलिए, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि नेगेटिव एडजस्टमेंट आ जाती है। नेगेटिव एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक अंडरराइटर के खाते में ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। अब उस जो एप्लीकेशन ज्यादा आई उसको हम कभी भी वापस नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं होगा तब तक कंपनी किसी को वापस नहीं कर सकती, सारे शेयर होल्डर उसके लिए इक्विवेलेंट है, इसलिए उसका बेनिफिट क्या करना पड़ता है, बाकी दूसरे अंडरराइटर को देना पड़ता है। और जो दूसरे अंडरराइटर को देना पड़ता है वो कैसे दिया जाएगा साहब, इन द रेशो एज मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैसे करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में उसका बेनिफिट दे देंगे, रिमेनिंग अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, ठीक है। अब जो आपके पास बैलेंस आएगा वो आपके पास नेट लायबिलिटी आएगा। अब नेट लायबिलिटी में आप क्या ऐड करके देखेंगे साहब, फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा, टोटल लायबिलिटी। कुछ बातें सीखने वाली, आइए क्या क्या। सबसे पहले आता है कि साहब नेट लायबिलिटी निकालते हुए आपने फर्म अंडरराइटिंग को माइनस किया और फिर दोबारा आपने फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर दिया। ऐसा क्यों, मेरी बात सुनना। अंडरराइटर से हम उतने ही एप्लीकेशन के पैसे मंगा सकते हैं जितने एप्लीकेशन के लिए पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया। फिर से मैं बोलता हूं, अंडरराइटर से हम क्या कर सकते हैं साहब, उतनी एप्लीकेशन के लिए पैसे मंगा सकते हैं जिसके लिए क्या किया, पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर फर्म अंडरराइटिंग को मैंने माइनस नहीं किया तो कुछ एप्लीकेशन के लिए, सॉरी, कुछ एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, पैसे 2 बार मंगाए जाते हैं। सर थके तो नहीं बेटा, सर हम भी नहीं थके, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, पैसे साहब 2 बार मंगाए जाते हैं। फिर से वर्ड बोलना, क्या बोला मैंने, कुछ एप्लीकेशन के लिए पैसे सर 2 बार मंगाए जाएंगे अगर फर्म अंडरराइटिंग माइनस नहीं की। इसलिए पहले तो आप शॉर्ट सब्सक्रिप्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। मैंने लिख दिया शॉर्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ऐड क्यों किया जाता? ऐड इसलिए किया जाता साहब, बोलूं? हाँ सर, ताकि हम ये देख सके कि टोटल नंबर ऑफ शेयर अंडरराइटर के पास कितने हैं। बोलो, ऐड क्यों किया जाता है? ऐड इसलिए किया जाता है ताकि हम ये देख सके कि नंबर ऑफ शेयर टोटल अंडरराइटर के पास कितने हैं। चलिए आगे, उसके बाद बेटा कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और करते हैं। हाँ सर, नेट लायबिलिटी और फर्म अंडरराइटिंग में क्या डिफरेंस है? बेटा नेट लायबिलिटी का मतलब होता है सोर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब मजबूरी होती है, ठीक है। इसका कुछ नहीं पता होता कि कितने की नेट लायबिलिटी आएगी। इट विल टोटली डिपेंड कि अंडरराइटर कितनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं साहब। नहीं साहब, इट विल टोटली डिपेंड कि पब्लिक कितनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग फिगर आता है, मजबूरी होती है। और बेटा ये हमारा अपना शौक होता है, ये हमारी अपनी खुशी होती है। हमें लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी है तो हम पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्री कमिटमेंट होती है, ठीक है। चलिए अब कुछ मुद्दे उठते हैं साहब। सबसे पहला मुद्दा उठता है कि जो फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट है वो कैसे दिया जाएगा। मैंने कहा इंडिविजुअली, क्या हमेशा नहीं साहब। 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पे फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट आप कैसे देंगे। 3 सिचुएशन में फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट आप जो दोगे वो दोगे साहब कैसे? ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में। पहला क्वेश्चन कहता है ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में, तो आप बेनिफिट ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में दोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आपने जो अंडरराइटर है, फर्म अंडरराइटिंग है, उसका बेनिफिट इंडिविजुअली नहीं देना। जब क्वेश्चन ने बोल दिया इंडिविजुअली नहीं देना, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या निकल के आया? ऑटोमेटिक मीनिंग निकल के आएगा कि आपने ये बेनिफिट कैसे देना? ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में देना। तीसरा क्वेश्चन कह देता है कि जो अंडरराइटर है उसने फर्म अंडरराइटिंग के लिए पब्लिक के साथ अप्लाई कर दिया, और जो अप्लाई किया वो एज ए अनमार्क्ड एप्लीकेशन अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया? एज ए अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फिर से बोलो, कैसे अप्लाई किया? एज ए अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं साहब 3 सिचुएशन। फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हमेशा इंडिविजुअली देंगे, 3 केस में ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है साहब ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में बेनिफिट दो, तो देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है इंडिविजुअल बेनिफिट मत दो, इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देंगे, ग्रोस लायबिलिटी के रेशो में देंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अंडरराइटर ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया एज ए अनमार्क्ड एप्लीकेशन। चले, ठीक है। अब मुद्दा उठता साहब कुछ बातों का। ये स्टेटमेंट बना रखी है जहां पर अंडरराइटर की लायबिलिटी निकाली जाती है। आइए बेटा, ये कुछ बातें हैं जो मैंने समझा रखी है, और मैं अब ये बातें आपके साथ दोबारा लिखूंगा नहीं, लेकिन आपसे पहले पूछूंगा और फिर इन बातों को दिखाऊंगा। आइए बेटा, अब मैं जो चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं साहब किसके ऊपर? जर्नल एंट्री पार्ट के ऊपर। देखिए चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है चैप्टर में। किस किस की? अंडरराइटर की, कंपनी की और पब्लिक की। अब सर पब्लिक इस पूरे क्षेत्र से बाहर है साहब, पूरे कंसेप्ट से बाहर है। हमें 2 लोगों के बारे में डिस्कस करना, कंपनी और अंडरराइटर, ठीक है। और यहां पे हम कंपनी की बुक्स में डिस्कस करते हैं केवल और केवल इन कंटेक्स्ट ऑफ अंडरराइटर। किसके कंटेक्स्ट में करते हैं? अंडरराइटर के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सबसे जो मुख्य बात आएगी वो क्या आएगी? मुख्य बात यह आएगी कि आप एक बात बताइए, अगर आपने पूरा चैप्टर अभी तक अंडरराइटर का देखा हो तो मेरे को कुछ बात बताइए साहब। सबसे पहले बताइए कि एप्लीकेशन जो आपके पास रिसीव्ड होती है, आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, अरे आ जाना, नेट स्लो है कुछ। आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है बेटा, वो कितनी कैटेगरी की रिसीव्ड हो रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 कैटेगरी की है। एक मार्क्ड के नाम से, एक अनमार्क्ड के नाम से, एक फर्म अंडरराइटिंग के नाम से, एक नेट लायबिलिटी के नाम से। बोलो किस किस नाम से? एक फर्म अंडरराइटिंग के नाम से, एक नेट लायबिलिटी के नाम से, एक मार्क्ड एप्लीकेशन के नाम से, और एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। अगला मुद्दा ये उठता है, आपको एक काम करता हूं, एक बार इसको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए एक बार इसको देखिए, जो एप्लीकेशन आई कौन कौन सी आ गई, ये देखिए बेटा, ठीक कर रखा मैंने। मार्क्ड आ गई, अनमार्क्ड आ गई, फर्म अंडरराइटिंग आ गई और नेट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, जो शेयर की एप्लीकेशन आई वो कितने लोगों से आई है? सर ये बेसिक बेसिक सी बातें क्यों करा रहे हैं आप बेटा? क्योंकि अंडरराइटर के चैप्टर में बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है जनरल एंट्रियों में, और जनरल एंट्रियों में गलती होने का उसके पास एक रीजन होता है साहब, वो फॉर्म अंडरराइटिंग में बहुत कंफ्यूज रहता है। आज हम उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे, बस आप मेरे साथ साथ चलिए। एप्लीकेशन आई है 4 तरीके से, मैंने पूछा नहीं कि कितने लोगों से आई, 4 तरीके से आई, ठीक है। अब अगला मुद्दा उठता है कि एप्लीकेशन जो आई वो कितने लोगों से आई साहब? वो 2 लोगों से आई, एक पब्लिक से आई है और एक अंडरराइटर से आई, ठीक है। अब मैं इस बात को यहां पर रोक के एक और बात पूछना चाहता हूं आपसे बीच में। अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने सीखा था, ये लिख रखा ना, बचपन में आपने सीखा था कि अगर एप्लीकेशन की बात है तो पहले बैंक की एंट्री आती है और अलॉटमेंट के केस में ड्यू की एंट्री पहले आएगी। ऐसा क्यों होता था? बताइए बेटा, ऐसा क्यों होता था? सर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अगर हम
पहले ही पब्लिक को बोल देंगे कि कोई भी एप्लीकेशन दे दो, तो हमें हर कोई बंदा एप्लीकेशन दे देगा और हमें पता ही नहीं लगेगा साहब कि कितने इनमें से इंटरेस्टेड है शेयर लेने के लिए। इसलिए हम पहले क्या करते हैं सर, बैंक से एंट्री मंगाते और दूसरा हम क्या करते हैं साहब, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा अपने ही लोगों से मांगते हैं, क्योंकि वो हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं। ऑन द सेम ट्यूनिंग साहब, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पब्लिक से शेयर आए हैं उस केस में मैं बैंक लूंगा, और जो शेयर पब्लिक से नहीं आए हैं साहब, जो शेयर सर किससे है, अंडरराइटर से आए हैं, तो उसकी मैं डिमांड करूंगा, उस केस में मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक से पैसा आया है और अंडरराइटर से पैसा मांगा जाता है, इसलिए जो पहली एंट्री आती है वो कैसे आती है, मार्क्ड और अनमार्क्ड के नाम से। और जो अरे नेट चला गया, जो पहली एंट्री आती है वो कैसे आती है, मार्क्ड और अनमार्क्ड के नाम से, और जो दूसरी एंट्री आती है बेटा वो कैसे आती है, अंडरराइटर के नाम से। चलिए इस बात का एक काम करता हूं, मैं दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये स्क्रीन चली गई थी। मैं ये कह रहा बेटा कि जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री का मतलब क्या है, जब आप ना एंट्री पास करोगे यहाँ पे किसके रिगार्ड में, शेयर इशू के रिगार्ड में, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन के रिगार्ड में, वो सारी एंट्री डिस्कस करें, तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी बेटा वो आएगी पब्लिक से जो पैसा है। तो यहाँ पे एंट्री आएगा मार्क प्लस अनमार्क, और जो अंडरराइटर से डिमांड किया पैसा मांगा जाता है, नेट लायबिलिटी और फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, तो पहली एंट्री जो आएगी वो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी जो एंट्री आएगी वो आएगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सर एक नया मुद्दा खड़ा होगा, क्या कि सर क्या हमेशा इसे ऐसे ही करना है, इसमें कोई चेंज भी है। बेटा बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है किसको लेके, फर्म अंडरराइटिंग को लेके, और उसे अननेसेसरी कंफ्यूजन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फर्म अंडरराइटिंग की जो डिमांड है साहब वो एंट्री नंबर 1 में आ जाती है, जब वो एंट्री नंबर 1 में आती है बच्चा कहता है कभी एंट्री 1 में आ गई, कभी एंट्री 2 में आ गई, ऐसा क्यों है। देखिए केवल और केवल एक सिचुएशन है जब फर्म अंडरराइटिंग यहां पे आ जाएगी, और ये दूसरी एंट्री केवल नेट लायबिलिटी से आएगी, और उस सिचुएशन का नाम है जब अंडरराइटर फर्म अंडरराइटिंग के लिए पब्लिक के साथ अप्लाई कर देता है। ठीक है, अब यहां पे मुद्दा ये उठता है सर, अगर पब्लिक के साथ अप्लाई कर दिया तो फर्म अंडरराइटिंग एंट्री 1 में आएगी, बिल्कुल। फर्म अंडरराइटिंग के केस में अगर पब्लिक के साथ अप्लाई नहीं किया तो एंट्री नंबर 2 में आएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है तो 2 में आएगी। इसका मतलब सर हमें एक बात समझ में आ गई, क्या कि फर्म अंडरराइटिंग पब्लिक के साथ आई है या नहीं आई, बस इसकी पहचान हो जाए किसी तरीके से। बेटा इसकी पहचान के लिए सिंपल सी 2 घटनाएं देखनी अपने क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन क्लियर कह देगा कि अंडरराइटर ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए पब्लिक के साथ अप्लाई कर दिया, इस बात को दोबारा बोलूं, हाँ जी, या तो क्वेश्चन क्लियर कह देगा कि अंडरराइटर ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए क्या किया, पब्लिक के साथ अप्लाई कर दिया। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं साहब, उसमें लिखा होगा अंडरराइटर अप्लाइड फॉर फर्म अंडरराइटिंग अलोंग विद द जर्नल पब्लिक। ये चीज मैं दिखा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। एक सेकंड बस, हाँ जी, ये देखिए, द अंडरराइटर हैड अप्लाइड फॉर द नंबर ऑफ शेयर कवर्ड बाय फर्म अंडरराइटिंग, इसका मतलब पब्लिक के साथ आ गया, सब खुद अप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि जो टोटल एप्लीकेशन आई है उसमें इंक्लूडिंग है फर्म अंडरराइटिंग, और जो उसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग है, इसका मतलब क्या है साहब कि आपने जो अंडरराइटर है उन्होंने आपको पैसा दे दिया, मतलब आप कंपनी हो, आपको अंडरराइटर ने पैसा दे दिया फर्म अंडरराइटिंग का भी पहले ही। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला साहब 1,40,000 एप्लीकेशन आई है जिसमें ये भी इंक्लूड दे दी, एक तरीके से मार्क दे दी, अनमार्क दे दी, और फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड दे दी। तो यहां पे भी क्या करेंगे साहब, आप पहली एंट्री में फर्म अंडरराइटिंग को लेके चलेंगे। चलिए अब आपके पास एप्लीकेशन आ चुकी है, अब आप एप्लीकेशन को क्या करेंगे, कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं यहां पे रोक के एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अंडरराइटर की एंट्री मांगी जाती है, तो उस केस में सिर्फ पहली एंट्री नहीं आती, सिर्फ दूसरी एंट्री आती है, मतलब अंडरराइटर से रिलेटेड एंट्री आती है। जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कहेगा कि आपने अंडरराइटर, जब तक क्लियर क्वेश्चन नहीं कहेगा कि आपने सारी एंट्री पास करनी, आप सारी एंट्री पास तब तक नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि केवल आपने अंडरराइटर की एंट्री पास करनी, तो आप केवल और केवल किसकी एंट्री पास करेंगे, आप अंडरराइटर की एंट्री पास करेंगे। तो उस केस में सर पहली एंट्री नहीं आएगी। हाँ, लेकिन फर्म अंडरराइटिंग के लिए अगर पब्लिक के साथ अप्लाई करते तो पहली एंट्री सिर्फ फर्म अंडरराइटिंग से आ जाएगी। सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपने क्या करना, क्वेश्चन चेक करना कि सारी एंट्री मांगी गई है या केवल अंडरराइटर की। अगर केवल अंडरराइटर की एंट्री मांगी गई है तो उस केस में पब्लिक की एंट्री नहीं आएगी, तो उस केस में नेट लायबिलिटी और फर्म अंडरराइटिंग आएगी। फर्म अंडरराइटिंग मेरे प्यारे बच्चे आप कहां दिखाएंगे, एंट्री 2 में ही दिखाएंगे, मतलब कंबाइन करके दिखाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक के साथ अप्लाई करते तो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा क्या होगा, अलॉटमेंट वगैरह की एंट्री आप अपने आप देख लेना। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं अंडरराइटिंग कमीशन की। किसकी बात करने जा रहा हूं, अंडरराइटिंग कमीशन की। अंडरराइटिंग कमीशन की क्या एंट्री आएगी बेटा, अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री आएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अब मुद्दा उठता है कि जो अंडरराइटिंग का कमीशन है वो किसके ऊपर निकलेगा, क्या वो नेट लायबिलिटी के ऊपर निकलेगा, टोटल लायबिलिटी के ऊपर निकलेगा, या वो निकलेगा ग्रोस लायबिलिटी के ऊपर। कई बार बच्चा बोलता है सर वो नेट लायबिलिटी के ऊपर, गलत बात है बेटा।
अंडरराइटर ने जो रिस्क लिया सर वो नेट लायबिलिटी का रिस्क नहीं लिया, उसने तो किसका रिस्क लिया साहब, उसने तो पूरा रिस्क लिया, इसलिए सब ग्रॉस लायबिलिटी पे निकलेगा। दूसरा निकलेगा इशू प्राइस पे। हाँ अगर क्वेश्चन ने फेस वैल्यू बोल दी तो फेस वैल्यू पे, नहीं तो किस पे निकलेगा, इशू प्राइस पर। उसके बाद आएगा रेट ऑफ कमीशन। सर इशू प्राइस का मतलब होता है आपने कितने पे इशू किया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं फेस वैल्यू, प्रीमियम उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और डिस्काउंट उसके अंदर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेट ऑफ कमीशन। बेटा रेट ऑफ कमीशन आप उतना लेके चलेंगे जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 5% लिखा तो 5%, 2.5% लिखा तो 2.5%, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता सब। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से लेके चलेंगे आप और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप नहीं लिख सकते साहब 5% से ज्यादा इन केस ऑफ शेयर, चाहे वो प्रेफरेंस इक्विटी है, और 2.5% इन केस ऑफ डिवेंचर, चाहे वो डिवेंचर एंड बॉन्ड, ठीक है। अब एग्जाम में आपने क्या करना है, क्वेश्चन में रेट दे दिया, ठीक है, नहीं तो क्या करना, 5% शेयर के केस में लेना और डिवेंचर एंड बॉन्ड के केस में लेना 2.5% लेके चलना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे आप, अंडरराइटर का अकाउंट सेटल कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी बेटा, अंडरराइटर को का देखिए जितना पैसा अंडरराइटर से लेना है और जो पैसा आपने कमीशन का देना, बैलेंस निकालेंगे। अगर आपने पैसा लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और अगर देना तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। कॉल वगैरह का आप अपने आप कर लेना। हाँ यहाँ पे 2-4 बातें मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये कुछ बातें लिखवा रखी होंगी, चलिए मैं इसमें ढूंढूंगा, टाइम लग जाएगा, आपको मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ बेटा। 3-4 बातें जो प्यारी प्यारी सी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में सिचुएशन कैसे दी होती है साहब, क्वेश्चन में कोलिन एरियर की सिचुएशन दे देता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोलिन एरियर की सिचुएशन है तो उस केस में शेयर फॉरफीचर आपको करना होता है, और शेयर फॉरफीचर की अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो करेंगे, नहीं तो कोलिन एरियर की इन्फॉर्मेशन तक छोड़ देंगे क्वेश्चन। मैं बताता हूं दोबारा, क्वेश्चन में अगर आपको कोलिन एरियर दे दे तो कोलिन एरियर का ट्रीटमेंट करना आपने, और अगर क्वेश्चन में शेयर फॉरफीचर दे दे तो शेयर फॉरफीचर भी करेंगे, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर के केस में आप क्या करने वाले साहब, क्या एंट्री होने वाली, ध्यान से सुनना। शेयर फॉरफीचर के केस में आप सबसे पहले डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, टू करेंगे साहब शेयर फॉरफीचर को, उतने अमाउंट से इतना पैसा आ गया, बाकी सर अनकोल्ड के नाम से दिखा दोगे, अनकोल्ड कैपिटल के नाम से या कोलिन के नाम से, जो भी लेजर होगा उसके नाम से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर पैसा रिसीव हो चुका तो उसे कभी डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उसे भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक। जब आप फॉरफीचर शेयर को दोबारा रीइश्यू करेंगे तो उस केस में सर आप शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू इफ एनी। कमाल की बात सर यहां पे ये है कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था एक बार, जो कि ठीक नहीं है साहब एक तरीके से, क्योंकि इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि ये बेसिक एंट्री है, आप फाउंडेशन में कराते हैं, बच्चे को पता नहीं याद हो गया नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पे बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट से कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन हम अपने आप को तैयार करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन भी करके जाएंगे, ठीक। चलिए अब मैं आपके सामने 3-4 केस स्टडी ऐसे डिस्कस करूंगा बेटा जो आपको शायद हो सकता ना सुनी हो आपने, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है सर, डर लगता है। देखिए हमारे सिलेबस में सर अंडरराइटर की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया भैया अंडरराइटर की भी जनरल एंट्री पास करके दिखाइए, तो हम क्या करेंगे सर, उसकी एंट्री भी पास करके दिखाएंगे। अंडरराइटर की किताबों में एंट्री क्या बनेगी, अंडरराइटर की किताबों में देखिए सर, उसने जो शेयर लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट बन गई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट, ठीक है। उसने जो कमीशन लिया उसके लिए इनकम बन गई, तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, नेट बैलेंस जो भी रिसीव होगा पे हो जाएगा सब, डिफरेंस निकाल लेगा, ठीक है। अंडरराइटर उसके बाद क्या करेगा, कमीशन इनकम को पिंडल अकाउंट में लेके चला जाएगा। दूसरा केस, कभी कभी क्वेश्चन ये कह सकता है आपको कि जो आपने अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट देना वो कैसे देना, आपने देना साहब ग्रोस लायबिलिटी एज रिड्यूस बाय मार्क्ड एप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे, ग्रोस लायबिलिटी से मार्क्ड एप्लीकेशन घटाएंगे, फिर जो रेशियो निकल जाएगी उसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट देना, ठीक है। कभी कभी सर क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर कंपनी है उसने क्या किया, पब्लिक इशू निकाल दिया। चलो पहले सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी ने पब्लिक इशू निकाल दिया और अंडरराइटर पॉइंट कर लिया, कंपनी ने क्या किया, पब्लिक इशू निकाल दिया और अंडरराइटर पॉइंट कर लिया, तो अंडरराइटर पॉइंट करने के बाद मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या कंपनी ब्रोकर पॉइंट कर सकती है, बेटा ऐसा जनरली नहीं करती, लेकिन कर सकती है, क्योंकि अंडरराइटर से पैसा बाद में आता है, ब्रोकर क्या करता है, आपको पैसा पहले दिलवाने में मदद करता है, ठीक है। तो एक मुद्दा उठता है कि डिफरेंस क्या होता है ब्रोकर और अंडरराइटर में। बेटा ब्रोकर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, डील होती तो कमीशन ले लेता, नहीं तो नहीं लेता, कमीशन भी ब्रोकरेज लेता, ठीक है। और अंडरराइटर हमेशा क्या करता है, अंडरराइटर हमेशा कमीशन लेके चलता, ठीक, अंडरराइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको कह देता है कि जो अंडरराइटर है अगर वो खुद शेयर ले लेगा तो उस केस में उसे हम ब्रोकरेज देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर अंडरराइटर ऐसी शेयर के लिए अप्लाई करता तो वो एज ए मार्क्ड एप्लीकेशन मानी जाती, जब तक कि क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता, ठीक है। दूसरी बात, आपके क्वेश्चन में सिर्फ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही, और वो फर्क क्या पड़ेगा साहब, सिर्फ आपने ब्रोकरेज का अमाउंट बुक कर लेना उतने एप्लीकेशन पे जितने एप्लीकेशन के लिए अंडरराइटर ने अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर अंडरराइटर ने अप्लाई कर दिया है कंपनी के कहने पे कि ब्रोकरेज लेने के लिए, तो सर वो फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग प्री कमिटमेंट होती है और ये बाद में अप्लाई किया गया है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है सर, प्रमोटर भी शेयर ले लेते हैं और उस केस में क्वेश्चन अगर आपसे कह देता है सारी एंट्री पास कीजिए तो आप प्रमोटर की एंट्री भी पास करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन का सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे आ जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे, अगर एप्लीकेशन पे तो आप बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, और अगर अलॉटमेंट पे है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। कॉल पे आएगा तो शेयर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक। पार्शियल अंडरराइटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं बचा साहब, लेकिन एक क्वेश्चन बेटा हमने अपनी बुक में दे रखा, क्वेश्चन दे रखा साहब। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि जितने शेयर के लिए आपने पब्लिक इशू निकाला है, अंडरराइटिंग आपने कंपैरेटिवली कम के लिए कराया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक सिचुएशन बनाते हैं साहब, आपने 1 लाख का पब्लिक इशू निकाला और आपने क्या किया 90,000 का अंडरराइटिंग करा लिया, तो सर इसे हम बोलते हैं साहब क्या, पार्शियल अंडरराइटिंग। तो इस केस में मार्क का बेनिफिट किसको दिया जाएगा, अंडरराइटर को, और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है सर वो कंपनी अपने पास ले लेगी। वो कौन ले लेगा, कंपनी अपने पास ले लेगी। तो मार्क का बेनिफिट किसको दिया जाएगा, अंडरराइटर को, और अनमार्क का बेनिफिट किसको दिया जाएगा सब, कंपनी अपने पास ले लेगी। अगर कोई नेगेटिव आता है तो यहां आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, पार्शियल अंडरराइटिंग का होता है और क्वेश्चन में साथ में लिख देता साहब वो कि जो भी आपका एप्लीकेशन आई है उसका बाइफरकेशन नहीं देता कि मार्क कितना अनमार्क कितना, तो उस केस में मैं क्या करूंगा साहब, उसको इस रेशो में बांट दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन यहां आता तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, और यहां आता तो उसका क्या करेगा, अंडरराइटर शेयर ले लेगा, ठीक है। बट आई थिंक मैंने सारी सिचुएशन कवर कर ली है। आइए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं साहब। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। बेटा इंश्योरेंस कंपनी में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है किसको लेके, री इंश्योरेंस को लेके, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको आइडिया भी होगा, मैं एक पूरी क्लास लगा देता हूं इंश्योरेंस का मीनिंग समझाने के लिए, री इंश्योरेंस का मीनिंग समझाने के लिए। सर ऐसा क्या बताते हो बड़ा, उस एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के अपने पास एक बार देखता हूं, अगर मेरे पास वो वाला नोट्स अवेलेबल होगा, एक चार्ट बनवाता हूं मैं, आपके साथ भी वो पूरी कहानी शेयर कर लूंगा। और बट मेरे को चार्ट चाहिए साहब एक बार ना, चलिए चार्ट भी मिल गया, लेकिन उससे पहले सर कुछ बात है। बेटा चैप्टर का नाम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आइए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सर इंश्योरेंस क्या होता है, बेटा इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को गारंटी देती है, श्योरिटी देती है कि अगर दूसरी पार्टी को कोई भी नुकसान हो गया तो पहले वाली पार्टी क्या करेगी, उस नुकसान की भरपाई कर देगी, ठीक है। जो पहले वाली पार्टी ऐसी गारंटी देती है उसे हम बोलते हैं इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी। और जो दूसरी पार्टी है जिसको ऐसी गारंटी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन, जिसने अपना इंश्योरेंस कराया, ठीक है। जनरली ये जो होता है ये कौन होता है, जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरली ये कौन होता है साहब, जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। चलिए अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक से पैसे लेती है साहब, किस बात के, कि अगर जनरल पब्लिक को नुकसान हुआ तो पहले वाली पार्टी क्या करेगी, नुकसान की भरपाई कर देगी। सर जो पैसे लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है साहब, प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीमियम। मैं आपके साथ 2 मिनट ऐसे ओरली बात करता हूं, ठीक है। पहले वाली पार्टी दूसरे वाली पार्टी से क्या करती है साहब, प्रीमियम लेती है। क्या करती है, प्रीमियम, ठीक है। जब पहले वाली पार्टी दूसरी पार्टी से प्रीमियम लेती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और एज पर आईआरडीए रेगुलेशन, जैसे बैंकिंग के केस में हायर जो अथॉरिटी होती है उसका नाम क्या होता है, बैंकिंग के केस में जो हायर अथॉरिटी होती है उसका नाम क्या होता है, आरबीआई। ऐसे इंश्योरेंस के केस में जो हायर अथॉरिटी होती है साहब उसका नाम जो होता है वो होता है आईआरडीए। तो आईआरडीए ने एक रेगुलेशन बना रखा है कि कोई भी बंदा अगर किसी का इंश्योरेंस करता है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी, उसे क्या करना पड़ेगा, थ्रू एजेंट जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना करती है उसके लिए पहले ये कोटा डिसाइड होता है साहब, उसकी नेट एसेट के बेस पे उसका एक मल्टीपल फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाली जाती है कि एक इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इतना इंश्योरेंस कर सकती है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी जितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कर सकती है साहब उसकी कवरेज दी जाती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी उससे ज्यादा इंश्योरेंस करती है तो उसे क्या कराना पड़ता है, री इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप री इंश्योरेंस भी कर सकते हो। डायरेक्ट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जब क्या करती है, एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस करती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिजनेस बोलते हैं। और एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस देती है या लेती है उसे क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है साहब, क्लेम देती है, ठीक है। चलिए आगे सर, अब मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस पे। देखिए
मैं अपनी क्लास में एक एग्जांपल लेता हूं, मैं वही एग्जांपल बिल्कुल डिट्टो यहां पे लूंगा, ठीक। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं लेके डोंट वरी अबाउट इट, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको, ठीक है। बेटा मैं इस चैप्टर में जो भी बात करूंगा एलआईसी की बात करूंगा। सर आप चैप्टर में क्वेश्चन और वो क्लेम वगैरह वो नहीं निकलवाओगे, बेटा वहां तक निकलवाने के लिए जो दिखते हैं पहले उन दिक्कतों का सामना कर लो, उन दिक्कतों को खत्म कर लेते हैं, फिर वो सब चीजें निकलवाएंगे जो आप सोच रहे हैं। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से ना, मैं अपने चैप्टर में जो भी बात करूंगा अपनी कंपनी की बात करूंगा और मेरा नाम रहेगा एलआईसी। तो क्या रहेगा? एलआईसी, ठीक है। मैंने अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस कर रखा, साहब बड़े ध्यान से सुनते रहना। किसका इंश्योरेंस कर रखा? अमिताभ बच्चन का। अब जब मैंने अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस किया होगा तो उस केस में क्या क्या हुआ होगा? एलआईसी को प्रीमियम मिला होगा, बिल्कुल। क्या एलआईसी ने डायरेक्ट अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस किया होगा या किसी एजेंट के थ्रू गई होगी? सर किसी एजेंट के थ्रू गई होगी। तो जिस एजेंट के थ्रू गई होगी उसको क्या दिया होगा साहब? कमीशन दिया होगा। जिस एजेंट के थ्रू गई होगी उसको क्या दिया होगा? कमीशन दिया होगा, ठीक है। तो एलआईसी ने अमिताभ बच्चन का जब इंश्योरेंस किया तो इसे डायरेक्ट बिजनेस बोलेंगे और इसके केस में इसको क्या मिला होगा? प्रीमियम मिला होगा, ठीक है। आइए, अगर कल को अमिताभ बच्चन जी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम उसको क्या देंगे? सब क्लेम देंगे। तो बेसिकली ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? प्रीमियम लेती है, कमीशन देती है और मिस हैपनिंग होने पे क्लेम देती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी सर क्या करती है? अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लेती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम आती है और बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेटिंग खर्चे करती है। ये मेजर बात है साहब, ठीक है। अब एक बात समझते हैं कि री इंश्योरेंस का क्या रोल होता है। एलआईसी ने देखा कि साहब उसके पास जो उसका कोटा था वो कवर हो गया और उसने ज्यादा का इंश्योरेंस कर दिया, तो वो क्या कराएगी? एलआईसी कुछ अमाउंट का री इंश्योरेंस कराएगी। और जब एलआईसी कुछ अमाउंट का री इंश्योरेंस कराएगी, मेरी प्यारी बच्चे मेरी बात सुनना, री इंश्योरेंस कराएगी तो उस केस में सर वो क्या करेगी? दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ढूंढेगी। मान लेते हैं उसने बिरला सन्स के साथ डील कर ली, ठीक है। तो बिरला सन्स के साथ जब डील करेगी तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक री इंश्योरेंस कहलाएगा। इस री इंश्योरेंस में सर एलआईसी वो है जिसने अपना बिजनेस छोड़ दिया है और बिरला सन्स वो है जिसने अपना बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया है। तो एलआईसी जब अपना बिजनेस छोड़ेगी तो इसे हम बोलेंगे री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड कंपनी, और बिरला सन्स जब इस इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करेगी तो क्या बोलेंगे? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड कंपनी। आइए सर बड़े ध्यान से देखिए, एलआईसी ने क्या किया होगा? अमिताभ बच्चन से का इंश्योरेंस किया। देखिए बड़े ध्यान से बेटा, स्टार्ट को देखना, आप इसका फोटो खींच सकते, काम आएगा आपके। डायरेक्ट बिजनेस कहलाएगा, प्रीमियम लेगी, ठीक है। अब उसके बाद बड़े ध्यान सुनना साहब, ऐसे ही एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एचडीएफसी है। उसने सलमान खान का इंश्योरेंस कर रखा। उसने क्या कर रखा? सलमान खान का इंश्योरेंस कर रखा। जब उसने सलमान खान का इंश्योरेंस कर रखा साहब, तो सलमान खान और एचडीएफसी के बीच में से डायरेक्ट बिजनेस है। एचडीएफसी ने कुछ हिस्सा एलआईसी को दे दिया तो ये री इंश्योरेंस कहलाएगा। इस केस में एचडीएफसी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया तो उसके लिए क्या बन जाएगा? सीडेड कंपनी। और एलआईसी ने बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन जाएगी? एक्सेप्टेड कंपनी। यहां पे बड़े ध्यान से मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनना मेरे बच्चे। इस पूरी स्टोरी में मैं एलआईसी के पॉइंट ऑफ से बात करता हूं। आइए कुछ बातें करते हैं साहब। मैं आपको तीन चीजें निकलवाता हूं। पहला प्रीमियम, एक बार आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल और पेबल को छोड़ देना, मैं वो सब बातें भी करूंगा, ठीक है। क्लेम और कमीशन। देखिए अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी ने किसका बिजनेस किया? अमिताभ बच्चन का। तो उस केस में अगर मैं बात करूं ए डायरेक्ट बिजनेस, तो प्रीमियम क्या होगा? उसे रिसीव्ड होगा। अगर बच्चन साहब के साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो उसे क्या देना पड़ेगा? क्लेम पेड करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं साहब किसकी? कमीशन की, तो उसे कमीशन भी क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। अच्छा, बी आएगा री इंश्योरेंस बिजनेस। री इंश्योरेंस बिजनेस के केस में सर अगर मैं बात करूं किसकी? एलआईसी की। किसकी बात करूं? एलआईसी की। तो एलआईसी ने अपना इंश्योरेंस का कुछ हिस्सा किसको ट्रांसफर कर दिया? बिरला सन्स को। तो री इंश्योरेंस बिजनेस के केस में सर दो होते हैं, एक होते एक्सेप्टेड, एक होते सीडेड। सीडेड के केस में यहां पे क्या किया होगा? आपने प्रीमियम पे कर दिया होगा, क्योंकि भैया जो रिस्क लेगा वो प्रीमियम लेगा। एलआईसी ने रिस्क लिया, प्रीमियम लिया। एलआईसी ने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, प्रीमियम ट्रांसफर कर देगी। और यहां पे रिस्क किसने ले लिया? यहां पे रिस्क ले लिया आपका बिरला सन्स ने, तो बिरला सन्स को प्रीमियम चला जाएगा, यहां से माइनस कर दें, ठीक है। अब बच्चन साहब के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो उस केस में सर क्या करना पड़ेगा? हमें बच्चन साहब को क्लेम देना पड़ेगा, बिल्कुल। और हम क्लेम का कुछ हिस्सा किससे ले लेंगे साहब? हम कुछ हिस्सा बिरला सन्स से ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रीमियम दे रखा है। तो यहां पे क्लेम रिसीव्ड आ जाएगा।
अगर मैं बात करूं कमीशन की, तो कमीशन एजेंट को दिया जाता है जब एलआईसी अपना बिजनेस बिरला सन्स को ट्रांसफर करेगी। मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यान सुनना, जब एलआईसी अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर करेगी, बिरला सन्स को ट्रांसफर करेगी, तो उस केस में सर एजेंट खुद एलआईसी बन जाएगी। आप मेरी बात को सुनना साहब ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चा कहता देखिए सर प्रीमियम आया, क्लेम गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो कमीशन देते, कमीशन हमें थोड़ा मिलेगा, हम एजेंट नहीं है। लेकिन री इंश्योरेंस के केस में जब आप एज ए सीडेड कंपनी की भूमिका निभाते हो, तो उस केस में सर आपको कमीशन खुद मिलता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा साहब, कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है। सलमान खान के केस में एचडीएफसी ने सलमान खान का इंश्योरेंस किया था, तो जब सलमान खान के केस में एचडीएफसी ने सलमान खान का इंश्योरेंस किया था, तो सलमान खान से प्रीमियम लिया होगा और उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा किसको दे दिया होगा साहब, एलआईसी को। सलमान खान के साथ अगर मिस हैपनिंग हो गया, उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तो उसको पैसे कौन देगा साहब, उसको पैसे देगा कौन, बोलो बोलो, एचडीएफसी। और हम क्या करेंगे सर, एचडीएफसी को पे कर देंगे, तो यहां पे पेड आ जाएगा। और जब हमने बिजनेस लिया होगा तो हमने क्या पे किया होगा, कमीशन पे किया होगा। तो मैं मोटी सी बात बता देता हूं बेटा, अब आपने क्या करना है, यहां पे सर प्लस माइनस रिसीवेबल करना है। आपको मैं बता देता हूं, हम जो अपनी इनकम बुक करते हैं एक्यूरेट बेस पे इनकम बुक करते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग जो होगा उसे ऐड कर देंगे, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल होगा उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, यहां पे भी आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो जाएगा, यहां पे आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो जाएगा, सेम आ जाएगा सब यहां पे। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को देख लीजिए एक बार। एलआईसी ने अमिताभ बच्चन का डायरेक्ट बिजनेस किया, क्लेम पे किया, प्रीमियम लिया है और कमीशन एजेंट को पे किया। एलआईसी ने देखिए कमीशन एजेंट को पे किया, ध्यान देना। एलआईसी ने जब बिरला सन्स के साथ डील की तो री इंश्योरेंस कहलाएगा, बिरला सन्स एक्सेप्टेड कंपनी कहलाएगी, एलआईसी सीडेड कंपनी कहलाएगी। प्रीमियम पे किया है, क्लेम रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया और री इंश्योरेंस बिजनेस हो गया साहब। यहाँ पर री इंश्योरेंस बिजनेस है एलआईसी और एचडीएफसी के केस में, यहाँ पे कमीशन पे किया, क्लेम पे किया और प्रीमियम रिसीव किया। देखिए यहाँ पे प्रीमियम रिसीव किया था। ठीक है, चलिए प्रीमियम रिसीव हो गया। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। एक बच्चे ने पूछा कि सर एक बात बताइए, जो एलआईसी कंपनी है जब उसका कोटा पूरा हो गया तो री इंश्योरेंस का नौबती क्यों लेती है। बेटा जनरली री इंश्योरेंस में मार्जिन होता है, जब आप किसी से री इंश्योरेंस कराते हो तो आप प्रीमियम ज्यादा लेते हो, आगे कम पास करते हो, कमीशन कम देते हो और कमीशन ज्यादा ले लेते हो सब, तो उसका मैं आपको मार्जिन मिल जाता है। आइए बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या निकलवाया, क्लेम। क्लेम बेटा दो टाइम पे दिया जाता है, एक डेथ के टाइम पे, एक मैच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप आउटस्टैंडिंग क्लेम को प्लस माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम को प्लस माइनस कर देंगे और री इंश्योरेंस बेटा सीडेड में प्लस माइनस कर देंगे। सीडेड में ज्यादातर बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, उसका रीजन क्या है कि वो आउटर कॉलम में ही माइनस करता है, फिर वो पेबल और रिसीवेबल ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला रिवर्स हो जाता है बाकी के कंपैरिजन में। मैं हमेशा कहता हूं तीन ब्रॉडली हेड बना लो, एक कौन सा, डायरेक्ट का, एक एक्सेप्टेड का और एक सीडेड का, और प्लस माइनस जो आपका है एक्सेप्टेड और सीडेड का, प्लस माइनस जो है आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल, आप प्लस माइनस कर लो अलग से और फिर ब्लॉक बना लो, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक। डायरेक्ट वाला बाहर लिख लो प्लस में, एक्सेप्टेड वाला प्लस में और सीडेड वाला माइनस में। ठीक है, आइए बेटा जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो दो तरह का बिजनेस करती है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उसका टोटली बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसी होल्डर के ऊपर, और पॉलिसी होल्डर जनरल पब्लिक होते हैं। अगर मैं इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इंश्योरेंस बेटा एक तरीके से पब्लिक सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए है। ठीक है, अब समाज सेवा आप कर रहे हो, लेकिन आप जो पैसे ले रहे हो वो भी समाज से ले रहे हो। ठीक है, इसलिए सर आईआरडीए कहता है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना दो रिवेन्यू अकाउंट बनाएगी, हालांकि जनरल को दो बनाने होते हैं, लेकिन चलो ऐसे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दो पिंडल अकाउंट बनाने पड़ते हैं साहब। एक पिंडल अकाउंट बनता है किसके लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए, और एक पीएनएल अकाउंट बनता है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर का अकाउंट होता है हम रिवेन्यू अकाउंट बोलते हैं, और जो शेयर होल्डर का अकाउंट होता है हम क्या बोलते हैं, सब पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो हर इंश्योरेंस कंपनी अपना रिवेन्यू अकाउंट अलग बनाएगी। लाइफ के केस में हम ए फॉर्म यूज करते हैं और जनरल के केस में बी फॉर्म यूज करते हैं। ए का मतलब सर एआरए, एपीएल और एबीएस, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो गया। एआरए मतलब रिवेन्यू अकाउंट फॉर पॉलिसी होल्डर, एपीएल का मतलब है पीएनएल अकाउंट फॉर शेयर होल्डर, और एबीएस का मतलब बैलेंस शीट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, बी बेटा हम जनरल के लिए यूज करते हैं, बीआरए का मतलब रिवेन्यू अकाउंट फॉर पॉलिसी होल्डर, बीपीएल का मतलब है पीएनएल अकाउंट फॉर शेयर होल्डर, और बीबीएस का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब जो आप रिवेन्यू अकाउंट बनाओगे किसका, लाइफ इंश्योरेंस के केस में सर, उसका जो प्रॉफिट आएगा 95% प्रॉफिट आपको जो पे करना होता है साहब, वो पॉलिसी होल्डर को पे करना होता है, और उसको पे करने को हम बोलते हैं बोनस। और बोनस तीन तरीके से दिया जा सकता है साहब, या तो आप कैश में दे सकते हैं, या आप प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या आप एज ए रिवर्जनरी बोनस। आइए समझते हैं। आप मेरे पॉलिसी होल्डर, मैंने कहा साहब प्रीमियम दो, आपने कहा साहब हमारा बोनस बनता है उसको काट के दे दो। ठीक है, काट के एडजस्ट कर लो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रीमियम के साथ एडजस्ट करते हैं। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है साहब। ठीक है,
जनरली बोला, नोट ऑलवेज, सिचुएशन और भी हो सकती है, ठीक है। आपने कहा साहब मेरे को बोनस मेरा कैश में चाहिए, मैं आपको बोनस कैश में दूंगा, ठीक है। आपने कहा साहब हम अमीर आदमी, हमें अभी पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे पैसे इकट्ठे करते रहो। आपने क्या किया साहब, जो आपका बोनस था आपने नहीं मांगा, मैंने आपका वो बोनस इकट्ठा किया, और जब मैं आपको क्या करूंगा, क्लेम दूंगा साहब, तो उस टाइम पे मैं सारा पैसा लमसम दे दूंगा। उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं साहब, उसे हम बोलते हैं रिवर्जनरी बोनस। क्या बोलते हैं, रिवर्जनरी बोनस। तो क्लेम के अंदर आपको रिवर्जनरी बोनस ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अरे राम जी, हाँ जी, आपकी पत्नी की डेथ होगी, हाँ। चलिए, आपकी जो पत्नी की डेथ हुई वो कैसे हुई है साहब, ऐसे ऐसे हुई, नहीं ऐसे ऐसे हुई है। तो एक काम करते हैं, सर्वे करा लेते हैं साहब, सर्वे की, ठीक है। राम कहता मेरी वाइफ के अगेंस्ट मैं 5 लाख का क्लेम मांगू, इंश्योरेंस कंपनी कहती है साहब 4 लाख का क्लेम बनता है, कोर्ट में केस चला गया। अगर आप लीगल खर्चे करते किस रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड, तो यहाँ आएगा, बाकी लीगल खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्लेम निकल जाएगा, उसके बाद एडजस्टमेंट आती है प्रीमियम। प्रीमियम में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन प्रीमियम के बारे में एक बात और बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। प्रीमियम के बारे में एक बात और बेटा, जैसे इंश्योरेंस होता है, आदमी किस लिए कराता होता है, सेफ्टी के लिए सर, ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग होगी तो उसे उतने पैसे लमसम मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, LIC जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक स्कीम निकालती है, बुढ़ापा स्कीम। एक सेकंड बेटा, क्या निकालती है, बुढ़ापा स्कीम। पानी भी खत्म, बोतल नहीं, 1 मिनट में 4 बोतल लेके बैठा था, तो खत्म हुई, अभी तो तीसरी में है बेटा। LIC मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बुढ़ापे की गारंटी देती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक काम करो भाई साहब, आज आप हमें पैसे देते रहो, आज आप हमें क्या करो, पैसे देते रहो, और एक टाइम के बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको पैसे वापस दे देंगे, ठीक है। तो इसे हम एन्युटी स्कीम बोलते हैं। एन्युटी के अंदर बेटा जब तक LIC मतलब उस आदमी को के साथ प्रॉमिस करती है कि जब तक आपकी एज इतनी नहीं हो जाती आप हमें पैसे देते रहना, तो वो जो पैसा हम लेते हैं बंदे से, पब्लिक से, उसका नाम होता है कंसिडरेशन फॉर एन्युटी। तो जब भी आप अपने प्रीमियम का अमाउंट निकालते हो बेटा, तो प्रीमियम को जो मैंने समझाया वो आ जाएगा, साथ में कंसिडरेशन फॉर एन्युटी आ जाएगा, ठीक है। कमीशन में समझा चुका हूं, आगे चलते साहब। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, उसके बाद जो पैसा उसके पास आता है बेटा, वो क्या करती है, ये फाइनल अकाउंट आ गया साहब, ठीक है। उस पैसे को वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। उसके ऊपर क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, ठीक है। क्या आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक। चलिए, अब सर इन्वेस्टमेंट इनकम को कैसे कैसे दिखाना, बाकी चीजें क्या क्या आएंगी, मैं सारी बातें बताऊंगा बेटा। अब मैं आपको लेके चलता हूं फाइनल अकाउंट बेटा। फाइनल अकाउंट जो होते हैं, बैलेंस शीट जर्नली नहीं आती, रिवेन्यू अकाउंट और P&L अकाउंट आता है। मैं पहले आपको बताऊंगा सर रिवेन्यू अकाउंट किसका, लाइफ इंश्योरेंस का, फिर मैं रिवेन्यू अकाउंट बताऊंगा किसका, जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। और उसके बारे में 5-7 बातें आपको बताऊंगा, जहां जहां क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना, फिर ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से यहाँ पे हमें 15 मिनट और लगेगी, जो मेरा एस्टिमेट चल रहा है, ठीक है। रिवेन्यू अकाउंट फॉर पॉलिसी होल्डर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। आपको रिवेन्यू अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। मैं पहले लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रीमियम अर्न मैं आपको सिखा चुका हूं, आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छे से बता दिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बेटा, मेरी बात सुनना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है साहब, कि आपने जो प्रीमियम का पैसा लगाया, आपने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। यहां पे कई क्वेरी उठती है जब मैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो सर मैं हर क्वेरी का आपको आंसर दूंगा, आप बस आराम से मेरी बातें सुनते रहना, ठीक है। आपने सर क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और रेंट मिलेगा। ग्रोस का मतलब क्या है साहब, सामने वाली पार्टी जो मेरे को पैसे देती है वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन मेरा टैक्स काट लेती है, TDS जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब वो टैक्स काट लेकिन मेरे पास तो पैसे बैंक में आए, नेट होके आए, लेकिन अल्टीमेट सर वो जो टैक्स है उसका मैं बेनिफिट लेता हूं, या तो उसका मैं रिफंड लेता हूं, या जब मैं अपना टैक्स जमा कराता हूं तो उसको एडजस्ट कर लेता हूं, जिसे बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं TDS रिसेबल, ठीक है। तो मैं एंट्री करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, TDS रिसेबल अकाउंट डेबिट, और टू क्या करता हूं बेटा, इनकम, ठीक। चलिए, तू क्या करता हूं, इनकम। तो मैं रेंट को, इंटरेस्ट और डिविडेंड को अगर नेट दे रखा तो उसमें क्या करूंगा, TDS जोड़ के दिखाऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन में सर क्या होता है, वो नेट वर्ड लिख देता है, कभी कभी ऐसे लिखेगा इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट और साथ में TDS भी दे देगा। तो उस केस में मेरी एजम्पशन चलती है कि मैं उसे जोड़ के दिखाऊं या ना जोड़ के दिखाऊं। एक बार सजेस्टेड आंसर में उसे जोड़ के दिखाया गया, एक बार नहीं दिखाया गया, तो मैं हमेशा बोलता हूं जोड़ के दिखा दो, ये बता दो कि ये जो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड है ये नेट है। और हाँ, अगर ग्रोस ही लिख दिया भैया फिर पंगा मत लेना, ठीक। चलिए, जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो उस केस में जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो उसके ऊपर बेचने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हो, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सर
आपको पता है 95% प्रॉफिट आपको एलोकेट करना होता है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करते हैं रेंट पे, तो रिवैल्यू करने के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस है तो आप उसका फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जो कि बैलेंस शीट आइटम है। लेकिन जब आप उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करते हो तो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट आपका किस में आ जाता है? रेवेन्यू अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अदर इनकम टू बी स्पेसिफाइड। एक बार मेरे साथ साथ फॉर्मेट बोलेंगे। पहला क्या आएगा? प्रीमियम अर्न, फिर क्या आएगा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ एडजस्ट होकर चलेगा। इन्वेस्टमेंट को आपकी जो इनकम आई है साहब आपने क्या करना? ग्रोस करके दिखाना है। और अगर क्वेश्चन में सर उसने ग्रोस लिख रखा है तो कुछ नहीं करना, नेट लिख रखा तो इंटरेस्ट टीडीएस जोड़ना है। टीडीएस नहीं दे रखा तो कोई झमेला ही नहीं, टीडीएस दे रखा और नेट भी नहीं लिख रखा, ना ग्रोस लिख रखा, तो आप उसे नेट मान के जमसन लेना, ठीक है। अदर इनकम टू स्पेसिफाइड। उसके बाद आएंगे खर्चे। खर्चों में सबसे पहले क्या आएगा साहब? खर्चों में सबसे पहले आएगा कमीशन। क्या आएगा? कमीशन। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। बेटा जितने भी खर्चे हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। यहां पे दो बातें ध्यान देनी, लीगल एक्सपेंसेस और सर्वे फी, जो किससे रिलेटेड है साहब? आपके क्लेम से रिलेटेड, क्लेम में चली जाएगी, यहां पे नहीं आएगी। रिवर्जनरी बोनस सर क्लेम में चला जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट दे रखा है और रेंट दे रखा है और नहीं बताए खर्चे या इनकम है तो आप हमेशा इनकम मान के चलेंगे, सर यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। पहला कौन सा आएगा? कमीशन आएगा, फिर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आएगा आपका बैड डेट, फिर आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर आएगा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर आएगा प्रोविजन अदर देन टैक्सेशन। सर यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, बीआरए में नहीं आता, ये अपने आप में एक मुद्दा रहेगा। जब मैं आपको बीआरए कराऊंगा तब बात करूंगा। उसके बाद आएगा साहब टोटल बैलेंस आ गया। तो बेटा एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो खर्चों को दो हिस्सों में बांटा गया, एक वो जो पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड है और एक वो जो किससे रिलेटेड है? आपके प्रोसेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है साहब। तो प्रोसेस और बिजनेस के खर्चे सर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पॉलिसी होल्डर के आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा बेनिफिट पेड। बेटा बेनिफिट पेड के अंदर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बेनिफिट पेड का हिंदी मतलब है वो पैसा जो आपने पॉलिसी होल्डर को पे किया है। अब आप पॉलिसी होल्डर को क्या क्या पे करते हैं? तो क्लेम पे करते हो, क्लेम में आपका रिवर्सनरी बोनस भी आ जाएगा, ठीक है। आपका वो व्यक्ति जिसने आपसे बुढ़ापे की गारंटी ले रखी थी, अब वो पैसे लमसम आपसे वापस मांगने आया क्योंकि उसने सारे प्रीमियम चुका दिए। एन्युटी, ठीक है। कंसीडरेशन फॉर एन्युटी, प्लीज ध्यान दे, कंसीडरेशन फॉर एन्युटी आपका प्रीमियम में आएगा और आपका एन्युटी आएगा बेनिफिट पेड में, ठीक है। अरे भाई साहब क्या हुआ? बैठे बैठे क्यों रो रहे हो साहब? रोने की बात ये क्या हुआ मेरे बच्चे? मैं ऐसा, इंश्योरेंस कंपनी किसी से पूछ रही है, साहब मैंने आपकी पॉलिसी ली थी 20 साल के लिए, अच्छा तो क्या हुआ? सर 6 साल हो गए, अब मैं प्रीमियम देने की कैपेसिटी में नहीं, तो कोई बात नहीं, अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर ले, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, तो उसे हम बोलते सरेंडर, ठीक है। बेटा ये तीन चीज आती बेनिफिट पेड में। अब बेनिफिट पेड बेटा दो जगह आता है, एक आता है आपका बीआरए एआरए अकाउंट में और एक आता है आपका आपके नोट्स अकाउंट में अमाउंट डिस्क्लोज होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अपने प्रॉफिट का 95% किसको पे करना पड़ता है? सर पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरिम बोनस। क्या बोलते हैं? इंटरिम बोनस। इंटरिम बोनस भी एक तरीके से किसको जाता है? पॉलिसी होल्डर को जाता है। इसलिए अगर आपसे डिस्क्लोजर पर्पज के लिए बेनिफिट पेड मांगा तो इंटरिम बोनस इसमें ऐड करके दिखा देंगे, और अगर आपको सर बीआरए के एआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से माना तो इंटरिम बोनस क्या करेंगे आप अलग से लिख के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आएगा आपका इंटरिम बोनस अलग से आ गया, ठीक है। चेंज इन एक्चुअल लायबिलिटी, बेटा इसको मैं ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करूंगा, बस एक ही बात बताऊंगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। सर कोई भी जब हम अपनी इनकम अकाउंट बनाते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं या रिवेन्यू अकाउंट बनाते हैं बेटा, हम हमेशा एक बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप अपने इनकम के साथ साथ अपने खर्चे उसी साल रिकॉर्ड करोगे। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई साहब। प्रॉब्लम क्या आ गई? देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम ये आ गई है हमारे सामने कि हम लोगों ने प्रीमियम तो आज ले लिया, लेकिन क्लेम तो हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए सर मैचिंग नहीं हो पाता। मैचिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर एंड पे जितनी मेरी पॉलिसी अनमैच्योर्ड होती है उन सब के अगेंस्ट लायबिलिटी निकलवाते हैं, जिसका नाम होता है एक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है। एक्चुअल लायबिलिटी एक बैलेंस शीट आइटम है साहब, और ये हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी का जो करंट ईयर का अमाउंट है, मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, से हम कहाँ दिखाते हैं साहब? रिवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? बेनिफिट पेड आएगा, फिर आएगा इंटरिम बोनस, फिर आएगा चेंज इन एक्चुअल लायबिलिटी। फिर से बोलो क्या क्या आएगा? बेनिफिट पेड आएगा, इंटरिम बोनस आएगा, चेंज इन एक्चुअल लायबिलिटी आएगा, ठीक है। आपका टोटल ए में से बी घटा देंगे, सी घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस को बेटा हम ऐसे बांटेंगे जैसे क्वेश्चन कहता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो सरप्लस आएगा उसका 95% हम किसको दे देंगे? पॉलिसी होल्डर को, और 5% किसको दे देंगे? शेयर होल्डर को, ठीक है। अब जो 95% पॉलिसी होल्डर को देंगे सर, वो कैसे देंगे आइए बात करते हैं। सर इसके ऊपर एक झमेला होता है, जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए मैं मान के चल रहा हूं मेरा जो सरप्लस आया 1000 रुपये आया, ठीक है, और जो इंटरिम बोनस था वो मैंने 200 रुपये पे किया।
बेटा इंटरिम बोनस का मतलब होता है कि कंपनी के पास जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होती तो कंपनी साल के बीच में ही पॉलिसी होल्डर को कुछ पैसा वापस दे देती है, जिसका नाम होता है इंटरिम बोनस। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टोटल सरप्लस का 95% किसको देना, पॉलिसी होल्डर को। तो इस केस में आप देखेंगे तो 200 रुपये आप पहले बांट चुके, जो 200 आपने पहले बांटे हैं, इसका मतलब तो आपने 100% बांट दिया। तो आप क्या करेंगे, अपने सरप्लस में पहले ये 200 रुपये इंटरिम बोनस के जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1200 रुपये आ गया। अब इस 1200 को आप 95% किसको दे देंगे साहब, पॉलिसी होल्डर को। तो आप 1200 इंटू 95% 1140 आ गया, जिसमें से आप क्या कर चुके हो, 200 रुपये पहले दे चुके हो, तो 940 रुपये आप किसको दे देंगे साहब, पॉलिसी होल्डर को दे देंगे। और 1200 का 5% जो है आप शेयर होल्डर को दे दोगे 60 रुपये। ठीक है, यहाँ बच्चा क्या गलती करता है, कभी कभी 95% इसका निकाल देता है, जो कि गलत है, क्योंकि जो इंटरिम बोनस आपने दिया है सर वो तो आपने 100% दे दिया, इसलिए उसको पहले जोड़ेंगे, आप प्रॉफिट निकालेंगे। अगर इंटरिम बोनस ना देते तो आपका प्रॉफिट कितना होता। ठीक, चलिए 1 मिनट के लिए बेटा मैं आपके सामने 1 मिनट इस चार्ट को दिखा देता हूं, आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जरूरी पढ़ना, क्योंकि जब मैं आपको बीआरए कराऊंगा उसमें कंपैरिजन कराऊंगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट दे रहा हूं, इसे पढ़िए आप जल्दी से, जल्दी पढ़िए। सर एक बार आप इसे याद करा दो ना, चलिए फिर मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, चलो आप इस सीट को देखते रहना साथ साथ। सबसे पहले क्या आएगा, प्रीमियम एंड, फिर आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट ग्रोस आएगा। उसके बाद आएगा प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन सेल ऑब्लिक रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसफर फ्रॉम फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आएगा अदर इनकम। उसके बाद आएगा साहब आपका क्या, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर। उसके बाद क्या आएगा आपका, बैड डेट आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, प्रोविजन अदर देन टैक्सेशन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बेनिफिट पेड आएगा, इंटरिम बोनस आएगा, और उसके बाद चेंज इन एक्चुअल लायबिलिटी आएगी। सरप्लस को ऐसे बांटेंगे जैसे क्वेश्चन का 95% बांट देंगे सब किसको, पॉलिसी होल्डर को, और इंटरिम बोनस ऐड करके उतना फिर 22 में माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ये 95 वाली बात लिखी हुई थी। ठीक, अब बेटा उसके बाद एपीएल बनाएंगे। अब एपीएल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा साहब, यहाँ बेटा कोई भी शेड्यूल नहीं होते, मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ बेटा। एआर अकाउंट में 4 शेड्यूल होते हैं, पहले का नाम प्रीमियम है, दूसरे का नाम कमीशन है, तीसरे का नाम आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, चौथे का नाम क्या आपका बेनिफिट पेड है। ठीक है, बेनिफिट पेड के अंदर क्लेम आएगा, एनओटी आएगा, और इंटरिम बोनस नहीं आएगा, सरेंडर आएगा साहब। लेकिन अगर डिस्क्लोजर पर्पज के लिए देना तो इंटरिम बोनस जोड़ के दिखा देंगे साहब। ठीक है, चलिए इनकम फ्रॉम एआर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट एंड रेंट ग्रोस आएगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑब्लिक रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अदर इनकम टू बी स्पेसिफाइड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन लेस ट्रांसफर इनटू रिजर्व, डिविडेंड पेड बैलेंस शीट कैरिड इनटू बैलेंस शीट। आराम से पहला आएगा जो प्रॉफिट आपका एआरए से आया। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट को कोई चक्कर नहीं, अदर इनकम आ जाएगा। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट एंड रेंट ग्रोस के नाम से आएगा, प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। और उसके बाद सर खर्चे आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन रिलेटेड टू आपका कौन सा, पॉलिसी होल्डर। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, मतलब इनकम में से जब खर्चे घटाएंगे प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें टैक्स घटा देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप एप्रोप्रिएशन घटा देंगे तो बैलेंस आपका किस में आ जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए
उसके बेटा यहाँ पे जो काम की बातें हैं प्यारी प्यारी से मैं आपसे कुछ कर लेता हूँ साहब। पहली बात, 3 बातें बेटा जो आपसे डिस्कस करनी है। पहली बात, नहीं बात एक ही लेकिन 3 सिचुएशन है। पहली, बच्चा कहता सर एग्जाम में जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसे एआरए में दिखा या आईपीएल में। सर आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, यही तो हम पूछना चाह रहे थे। सुन तो लो, फिर 1 मिनट लगेगी बस। 3 सिचुएशन बन सकती। पहली, नेट दुखी कर गया क्या? चलिए बेटा, मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एपीएल का फॉर्मेट कराया था। एक बार नेट जाएगा यहाँ से, दोबारा आ जाएगा लौट के। मैंने जान के हटा दिया बेटा, क्योंकि इमीडिएटली कैच कर लेगा उसके बाद वो। हाँ जी आइए। लेकिन आज ये नेट बार बार जा क्यों रहा है? पिछले 1 घंटे से ज़्यादा दुखी कर रहा है। स्टार्टिंग में ठीक था, नहीं डेटा कंजम्पशन तो ठीक है बेटा। मेरे पास 2 नेट है, या तो मैं दूसरे वाईफाई से चेंज कर लूँगा अगर इस बार दिक्कत आई तो। ठीक है सुनिए बेटा, मैंने आपको ये करा था, ये आई थिंक आपको याद भी होगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं इस बार थोड़ा सा बीच में इधर भी देख लूँगा। ठीक है चलिए बेटा, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। बच्चा पूछता है सर अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो एआरए में दिखाएं एपीएल में। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में एआरए मांगा तो एआरए में दिखा दो। वाओ सर। सिचुएशन 2, क्वेश्चन में एपीएल मांगा तो एपीएल में दिखा दो। और अगर क्वेश्चन में दोनों मांगे ना तो विश्वास कीजिए क्वेश्चन खुद बता देगा। क्वेश्चन क्या बता देगा सर? खुद क्वेश्चन खुद बता देगा कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है, एआरए की कौन सी और एपीएल की कौन सी। टेंशन खत्म। ठीक चलिए बेटा, मैंने मोटा मोटा आपके साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पॉइंट। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे साहब, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो पीरियड होता है वो मैक्सिमम 12 महीने का कवर होता है साहब। जनरली 1 साल का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, दूसरी बात, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा कोई मिनिमम गारंटी नहीं देती, कोई यहाँ पे कोई बेनिफिट पेड का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता साहब। ठीक है, तीसरी बात, जनरल इंश्योरेंस करने में कोई एश्योरेंस नहीं होता। ठीक, और यहाँ पे कोई रिविजनरी बोनस का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एन्युटी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली 3 टाइप का बिजनेस करती है। ए फायर, बी मरीन और सी मिसलेनियस। ठीक है, थेफ्ट का या आपका डैमेज का, उसमें मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ बातें करते हैं आपके साथ अब आगे। बेटा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या सर, कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप क्या करते हो सर, इंश्योरेंस जो करते हो वो 1 साल से ज़्यादा का करते हो तो आप प्रीमियम यहाँ पे लेते हो और क्लेम आप फ्यूचर में दोगे। ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, जर्नल इंश्योरेंस के केस में अगर आपने पॉलिसी करंट ईयर में इशू की है तो वो मैच्योर अगले साल होगी सर। बेटा मैं जैसे तीर लगा रहा हूँ, समझ रहे हो इसका मतलब, अगर यहाँ की है आपने तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे की है तो यहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इशू की तो यहाँ, यहाँ इशू की तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ और यहाँ तो यहाँ, ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉलिसी इशूड मैच्योर्ड, तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना पड़ सकता है, क्लेम देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो क्लेम आपको देना पड़ सकता है, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब ये तो मैचिंग कंसेप्ट के खिलाफ चला गया, इसलिए आप क्या करेंगे सर, आप बनाएंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, जिसे हम यूआरआर बोलते हैं। यूआरआर क्यों बनता है? क्योंकि जो आप पॉलिसी करंट ईयर में इशू करते हो सर, उसकी मैच्योरिटी अगले साल होती है। ईयर एंड पे कुछ पॉलिसी आपकी अनमैच्योर्ड होती है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है साहब, यूआरआर बनाना पड़ता है। ठीक है, यूआरआर कैसे बनेगा? अब इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन आ गए साहब। ठीक है, मैं पहला पूरा ऑप्शन खत्म करा दूंगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपके लिए रेलिवेंट, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। अमेंडमेंट वीडियो में मैंने उस बात को बोल रखा साहब। ठीक है बोलूं? हाँ सर, एक बार और पानी पी लेता हूं सर, सेकंड मेडिसिन का टाइम होने वाला है ना बेटा, अब तो खत्म करके करेंगे। ठीक है ले लेंगे, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, हम अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व कैसे बनाएंगे? आईआरडीए कहता है कि अगर आपका बिजनेस फायर का है तो आपने कुछ नहीं करना, जो आपको नेट प्रीमियम मिला, जो आपको क्या मिला, नेट प्रीमियम मिला, उसका 50% ले लो। किसका 50% ऑफ नेट प्रीमियम? और अगर मरीन है तो 100% ऑफ नेट प्रीमियम, और अगर मिसलेनियस है तो 50% ऑफ नेट प्रीमियम। आप इतना यूआरआर बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो यूआरआर है ये मिनिमम रेट है। मैनेजमेंट
चाहे तो क्या कर सकता है साहब, एक्स्ट्रा यूआरआर बना सकता है जिसका नाम होता है एडिशनल रिजर्व। क्या होता है, एडिशनल रिजर्व। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता साहब उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। यूआरआर की एंट्री क्या करेंगे, देखिए सर यूआरआर आपका एक तरीके से खर्चा है और बीआरए अकाउंट बनता है बेटा, रेवेन्यू अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट, तो आप एंट्री करेंगे बीआरए अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। ठीक है, और अगले साल उसे कैंसिल कर देंगे यूआरआर अकाउंट डेबिट टू बीआरए। मैं आपको बता देता हूं, जो आपका बीआरए अकाउंट बनता है फायर का, मरीन का, मिसलेनियस का, वो अलग अलग बनता है। इसलिए आप क्या करेंगे, यूआरआर क्रिएट करने के लिए और यूआरआर कैंसिल करने की अलग अलग एंट्री पास करोगे। ठीक है, फायर की अलग एंट्री पास करोगे, मरीन की अलग एंट्री पास करोगे, मिसलेनियस की अलग एंट्री पास करोगे। लेजर अकाउंट आप कॉलमनर फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन हमारा प्यारा बच्चा कई बार एग्जाम में गलती करता है, सब वो कंबाइन एंट्री डाल देता और इंस्टीट्यूट से बिल्कुल नंबर नहीं देता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये बताना चाह रहा है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं इनके। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन करा रखा होगा, आइए बेटा ये क्या है, यूआरआर। अच्छा फेयर वैल्यू समझा रखा है यूआरआर। ठीक है, creation of URR BR account debit to unexpired risk reserve. The above entry shall be journalized specially for separately for fire, miscellaneous and marine. ठीक है, और अगले दिन कैंसिल कर देंगे। ये फॉर्मेट आ गया सब। ठीक है, ये बेटा प्रीमियम के अमाउंट आ गए। अब ये मैंने कुछ समझा रखा होगा। ठीक है, अब अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये आई है कि जो यूआरआर का अमाउंट है आप क्या करो, जितने दिन की पॉलिसी आपकी अनमेच्योर्ड है, जैसे मान लो मैंने आपसे प्रीमियम लिया 5,000 रुपये। ठीक है, आपकी पॉलिसी भी 200 दिन की अनमेच्योर्ड है, तो मैं क्या करूँ 5,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 365 करके उतना अमाउंट आपका क्या निकाल सकता हूं, मैं एज ए यूआरआर निकाल सकता हूं। लेकिन इसके लिए सर समस्या क्या आने वाली है, एग्जाम में आपके पास हर इंडिविजुअल पॉलिसी का डेटा नहीं देगा क्वेश्चन, इसलिए हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन बाई चांस कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दे तो आप कर लेंगे। कैसे, यूआरआर फिर उस केस में आप 50% या 100% ऑफ नेट प्रीमियम नहीं लेंगे साहब, जितनी दिन की पॉलिसी आपकी अनमेच्योर्ड बची हुई उतने दिन के लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सर फाइनल अकाउंट में किसका, बीआरए। देखिए मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा साहब किसके साथ, एआरए के साथ। लेकिन उससे पहले सर कुछ प्यारी सी बात है, नहीं सर पहले बीआरए फिर यूआरआर की बात करेंगे, दोबारा से आएंगे लौट के। देखिए बेटा लाइफ इंश्योरेंस के केस में एआरए बनता, जनरल में बीआरए बनता। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में सबसे पहले आप एआरए में क्या दिखाते हो बेटा, आप प्रीमियम फंड दिखाते हैं, यहाँ भी प्रीमियम फंड आएगा। यहाँ के प्रीमियम फंड में एन्युटी फॉर कंसिडरेशन नहीं आएगा साहब, कंसिडरेशन फॉर एन्युटी नहीं आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे सर नहीं आएगा चेंज, जो आपका फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम है। एआरए में आप कमीशन लेते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लेते हैं। एक्चुअली ना एआरए में हम दो टुकड़े करते हैं साहब खर्चों के लिए, एक वो टुकड़ा जो आउटसाइडर को देते हैं, एक जो पॉलिसी होल्डर को देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो मैं करने वाला हूँ केवल और केवल सर एक जगह लिखने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्लेम, फिर आएगा कमीशन, फिर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। ठीक है बेटा, बैड डेट मैंने यहाँ लिख के दिखा रखा, मैं आपको बता देता हूँ बैड डेट क्यों लिख के दिखा रखा। एक्चुअली बैड डेट कायदे से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, लेकिन हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे बैड डेट अलग से लिख के दिखाती है, हम भी अलग से लिख के दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद बेटा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे साहब, अपना कैटास्ट्रोफे रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, बीपीएल में और अदर रिजर्व में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में सारा अमाउंट हम कहां डाल देंगे, बीपीएल में। अब आप फायर, मरीन और मिसलेनियस के जो फाइनल अकाउंट बनाओगे बेटा, ये फाइनल अकाउंट है, आप इसे कोलमनर फॉर्म में बना सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट अलग लिखी जाती है, फाइनल अकाउंट आप कोलमनर फॉर्म में बना सकते हैं साहब। ठीक, और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो किसमें आएगा, बीपीएल में। बीपीएल कैसे बनेगा, लाइक एपीएल की तरह, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम या प्रॉफिट फ्रॉम एआरए, फायर, मरीन और मिसलेनियस, टोटल आ गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, अदर इनकम टू बी स्पेसिफाइड आ जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अदर देन रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद क्या आ जाएगा साहब, आपके एप्रोप्रिएशन आ जाएंगे साहब, और उसके बाद जो प्रॉफिट आ जाएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर दो तीन बातें बड़ी काम की है सर, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उन बातों को ना। सबसे बड़ा मुद्दा उठता है प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके। अब बेटा मैं 4-5 जो छोटे छोटे मुद्दे आपके साथ वो सारे मुद्दे डिस्कस कर लूंगा और ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके मुद्दा उठता है, इज इट एन आइटम ऑफ शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर। जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो शेयर होल्डर की आइटम है, पॉलिसी होल्डर की आइटम है। बेटा ये शेयर होल्डर की आइटम है, इसलिए ये जाएगा कहां पे साहब, बीपीएल में जाएगा। इतना कहते ही बच्चा कहता सर फिर आप एक बात बताइए, लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी ये कहां जाता है। मैंने कहा एपीएल में, लेकिन सर आपने तो एआरए में भी दिखा रखा। आइए इसके लिए मैं आपसे फिर से बात करता हूं। अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं तो प्रोविजन फॉर टैक्स पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर के ऊपर नहीं लगता साहब, कंपनी के ऊपर लगता है। और क्योंकि ये खर्चा कंपनी का, इसलिए कंपनी अपने इस खर्चे को शेयर होल्डर अकाउंट में डालती है। ठीक है, लेकिन सर एआरए अकाउंट में एक समस्या है।
आइए उस समस्या से पहले एक बात और बता देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आपके इनकम टैक्स में आपके प्रॉफिट की अलग से कैलकुलेशन होगी, और इनकम टैक्स में जब आपके प्रॉफिट की अलग से कैलकुलेशन होगी तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब एआरए में समस्या क्या होती है, एआरए में जो भी प्रॉफिट आता है उसका 95% किसको दिया जाता है साहब, पॉलिसी होल्डर को। हाँ जी सर। और 5% किसको दिया जाता है सर, शेयर होल्डर को। मान के चलते मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 100 रुपए कमाया। अब भारत सरकार तो मेरे से 30 रुपए टैक्स के लिए लेगी। अगर मैं यहां पे 30 रुपए माइनस नहीं करता, 95 किसको दे देता हूं, पॉलिसी होल्डर को, और 5% किसको दे देता हूं, शेयर होल्डर को, और इसमें से 30 रुपए माइनस करता हूं साहब, तो गलत हो जाएगा, शेयर होल्डर तो मारे जाएंगे। इसलिए हम पता क्या करते हैं, हम पहले 100 रुपए प्रॉफिट के निकालते हैं, इसमें से 30 रुपए घटाते हैं टैक्स के, और इसके बाद 70 रुपए क्या करते हैं, बांटते हैं। 95 किसको, पॉलिसी होल्डर को, और 5% किसको, शेयर होल्डर को। बनी बात। हाँ जी सर। इसलिए एआर अकाउंट में चार्ज किया जाता है। मैंने आपको नोट लिखवा रखा होगा कि प्रोविजन फॉर जो टैक्सेशन है इट इज एन आइटम ऑफ बीपीएल, सो इट शेल नॉट बी चार्ज इनटू बीआरए अकाउंट। ठीक है, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब क्या है, देखिए सर, आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कंक्लूड कर देता हूं, और फिर मैं आपको थोड़ा टैक्स में लेके चलता हूं, फिर मैं आपको दोबारा इंश्योरेंस कंपनी के चैप्टर में लेके आऊंगा। देखिए, कंक्लूजन अभी तक ये आया कि एआरए में प्रोविजन फॉर टैक्स डाला जाएगा, एपीएल में अगर दे रखा तो डाला जाएगा, बीआरए में नहीं आएगा, बीपीएल में आएगा। ठीक है, खत्म होगी मेरी बात। दूसरी बात सर, आपको एक बात पता है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हो, ठीक है, चलो पहले टैक्स की बात करते हैं, पॉलिसी से पहले नहीं। ठीक है, टैक्स की बात करते हैं। टैक्स के अंदर बेटा कोई, मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में टैक्स चार्ज होने के लिए सिर्फ 3 कैटेगरी बनाई गई। कौन कौन से, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके फिर 2 कैटेगरी। ठीक है, अगर कोई भी रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कोई भी इनकम कमाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है, और नॉन रेजिडेंट को केवल और केवल इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, इंडिया की इनकम के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का टैक्स लो सर, ऐसे ही हमारे जो वर्ल्ड है, इंडिया से बाहर के देश है बेटा, वो भी तो ऐसे टैक्स लो बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं उनके टैक्स लो की, तो वो लोग कैसे करते होंगे अपने यहां पे, वो भी नॉन रेजिडेंट के लिए फुली टैक्सेबल बनाते होंगे, और जब वो लोग भी नॉन रेजिडेंट के लिए फुल्ली टैक्सेबल बनाते होंगे, मेरी वर्डिंग सुना बेटा, मैंने क्या बोला, जब वो लोग भी नॉन रेजिडेंट के लिए फुली टैक्सेबल बनाते होंगे, तो अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैं इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करती हूं तो मेरे को वहां भी टैक्स देना पड़ता होगा। हाँ, इसलिए अगर कोई भी फॉरेन टैक्स है तो फॉरेन टैक्स को आप बीआरए में दिखा देना। उसका मैं रीजन बताता हूं साहब, कि अगर आपने कोई भी फॉरेन टैक्स पे किया मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब आपने एक्टिविटी की होगी फॉरेन में, इसलिए आपको एक्टिविटी की वजह से टैक्स लगा, इसलिए आपका ये बीआरए का आइटम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक, अब जब कोई भी बंदा 2 कंट्रियों में टैक्स देता है तो वो बेचारा मारा जाता है, इसलिए दोनों कंट्रियां क्या करती है, आपस में संधि कर लेती है, ट्रीटी कर लेती है, और उस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि कुछ टैक्स उसे वापस कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कोई टैक्स वापस मिलता है तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन रिफंड बोलते हैं उसे। डबल टैक्सेशन रिफंड को हम बीआरए अकाउंट में दिखाते हैं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि आपका वो फॉरेन टैक्स के चक्कर में रिफंड हुआ होगा। ठीक है, अब हमारे सजेस्टेड में एक बार सर एक क्वेश्चन आया और उसने तो कमाल ही कर दिया। उस क्वेश्चन में क्या किया उसने, डबल टैक्सेशन रिलीफ को मान लिया कि बीआरए में नहीं आएगा, जबकि बेटा मैं आपको बोलूंगा बीआरए मान के चलना, क्योंकि स्टडी मेट सब में क्या करती है, बीआरए में दिखाती है। ठीक है, टैक्स का कंसेप्ट खत्म। आगे, अगर आपके पास प्रीमियम आता है या आपके पास क्लेम आता सब, और उस केस में क्वेश्चन आपको बता देता है इतना प्रीमियम या क्लेम आपका इंडिया से आया, इतना बाहर से आया। जैसे मान लो उसने बोला 80% इंडिया से, 80% बाहर, 20% बाहर से, तो सर हमें अपने प्रीमियम का डिस्क्लोजर देना होता है। जैसे मान लो मेरा प्रीमियम 5 लाख है, 5 लाख ही प्रीमियम दिखाऊंगा, लेकिन इसका फर्दर डिस्क्लोजर जाएगा 80%, 20%, तो 4 लाख प्रीमियम इसका कहां आएगा, इंडिया में, और 1 लाख प्रीमियम इसका कहां आएगा, आउटसाइड इंडिया। ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर आपके पास क्लेम है तो क्लेम का भी आप बाइफरकेशन दिखाएंगे, कैसे, इंडिया में कितना और इंडिया से बाहर कितना है। ठीक है, चलिए आगे साहब चलते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन में वो कमीशन के बारे में बात करता साहब, और वो क्या करता बता देता इतने % री इंश्योरेंस हुआ, तो उस केस में कमीशन का उतने % आपको री इंश्योरेंस में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड या सीडेड है, हमेशा क्या मान के चलेंगे हम लोग, सीडेड मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, हमेशा सीडेड मान के चलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में वो इंश्योरेंस की रिकवरी की बात करता है, किसकी बात करता है, इंश्योरेंस की रिकवरी की। अगर इंश्योरेंस की रिकवरी की बात करता है तो इसे बेटा हम री इंश्योरेंस सीडेड मान के चलते हैं, इसे क्लेम में से माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहां पे मेरा इंश्योरेंस का चैप्टर खत्म हो जाता है।